आज हम लोग चैप्टर नंबर 11वां स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई। और पिछली क्लास में हमने 10वां चैप्टर, आपको ध्यान होगा, ख़त्म कर ही दिया था। अब हम चैप्टर नंबर 11वें पे, चैप्टर नंबर 11 समाकलन के अनुप्रयोग है, चैप्टर का नाम है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग। अच्छा, समाकलन के अनुप्रयोग मतलब समाकलन का क्या उपयोग है। अब क्या उपयोग है समाकलन का? इस चैप्टर में तो क्षेत्रफल निकालने के लिए काम में दिया है। हालांकि मैंने जब 10.1 बताई थी तो उसमें भी हल्का हल्का क्षेत्रफल का बताया था मैंने, है ना। नहीं है तो आपसे देख लो आप। होता क्या है, जैसे मान लो ये तो हमारे एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, वाई डैश और एक्स डैश और एक्स, और कोई भी फलन है y बराबर एफ एक्स। देखो ये ग्राफ है उसका, फलन मतलब ये फलन नहीं होता। फलन तो एफ एक्स बराबर कोस एक्स, वाई बराबर कोस एक्स ऐसे लिखा रहता है। और मान लो उसका ये ग्राफ है, इस जगह पे x बराबर a है, इस जगह पर x बराबर b है, और आप ये क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हो जिसमें मैंने रेखाएं खींच दी हैं। तो देखो 10.1 में भी किया था अपन ने। ये जो क्षेत्रफल है ना, ये आयत है। हालांकि आयत तो नहीं है ये, पर अगर इनको बहुत बारीक कर दिया जाए, बहुत बारीक कर दिया जाए तो ये आयत की तरह व्यवहार करेंगे। यदि इनको बहुत बारीक कर दिया जाए तो ये आयत की तरह व्यवहार करेंगे। और इस समय क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको जैसे बताया ये आयत है ना, तो इसका जो क्षेत्रफल है आयत का, ए से व्यक्त कर देता हूं, है ना। इसको कुछ लिख देता हूं। देखो मान लो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल। देखो समाकलन का जो चिन्ह है ना, वो योग को व्यक्त करता है। समाकलन का चिन्ह योग को व्यक्त करता है। तो हमें क्या करना है, ये जो आयत है ना, इनके क्षेत्रफल का योग करना है। अब इन आयतों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, सुनो। लंबाई गुणा चौड़ाई से। लंबाई का मतलब है ये, ठीक है, और ये क्या है, बाई, और बाई मतलब है एफ एक्स। तो लंबाई मतलब बाई, बाई मतलब एफ एक्स इंटू चौड़ाई। चौड़ाई एक्स की वैल्यू का अंतर ही तो होगा। मान लो एक जगह तो x1 है और दूसरा है x2, तो जो चौड़ाई है ना, x2 माइनस x1 ही तो होगी। कितना, dx ही तो होगी। चौड़ाई x2 माइनस x1 यानी कि dx ही तो होगी चौड़ाई। तो क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई इस आयत का क्षेत्रफल हो गया। तो इन आयतों के क्षेत्रफल का योग ही तो कुल क्षेत्रफल होगा। तो योग को ये चिन्ह व्यक्त करता है। समाकलन का चिन्ह आपने देखा हो तो योग को व्यक्त करता है, जोड़ने का काम करता है। तो योग करना है लंबाई गुणा चौड़ाई। एफ एक्स क्या व्यक्त कर रहा है, लंबाई को, यहां से यहां तक की लंबाई को, और डी एक्स क्या व्यक्त कर रहा है, चौड़ाई को।
लंबाई गुणा चौड़ाई का योग, कहां से कहां तक, ए से बी तक। ठीक है, बस हो गया काम। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, उनका योग कर दो। कहां से कहां तक चलना है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत कहां से कहां तक है, ए से स्टार्ट हुए हैं और कहां तक बने हैं भाई, बी तक। तो ये क्षेत्रफल का सूत्र रहा भाई, इतना सा, बहुत ही सरल है। ठीक है, अब पहले मैं इस पर आधारित सवाल ले लेता हूं आपसे। ये जो मैंने बताया ना, समाकलन क्या व्यक्त करता है, क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। जैसे मैं सवाल ले रहा हूं एक, मान लो पहला क्वेश्चन है कि परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा उसके नाभिलंब से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो, आपको 11वीं क्लास के ध्यान हो तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो परवलय है ना, वो ये रहा करता था ऐसा। 4 परवलय थे। इस क्वेश्चन के तुरंत बाद मैं ग्राफ बताऊंगा जो आपको 11वीं में आ चुके हैं। बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ये ग्राफ होता है, इसको और दोबारा लिखा दूंगा। मेरा मतलब है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ग्राफ आना आवश्यक है। तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया। पता है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x रहता था ना, तो उसकी जो नाभि रहा करती थी वो a,0 रहा करती थी। ठीक है, a,0। और नाभिलंब किसको बोलते थे, इस नाभि से जो लंबवत रेखा जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिलंब। इससे हम नाभिलंब बोलते हैं। ठीक बात है। ये तो परवलय और नाभि से गुजरने वाली रेखा जो है वो नाभिलंब हो गई। इनसे घिरा क्षेत्रफल ये वाला ज्ञात करना है हमें। हमें ये वाला क्षेत्रफल ओ ए बी सी। तो सबसे पहले क्या किया करना, जो सवाल में फलन दे के रखे ना, ये फलन ही है एक तरीके से। बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स और वाई में जो संबंध है उसका ग्राफ खींचा करना और नाभिलंब खींच ली। और ग्राफ को आप जिस भाग को ज्ञात करवाना चाह रहा है उसको रेखांकित कर लो। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करवाना चाह रहा है आपसे। ठीक है, तो पहले तो मैं लिख रहा हूं कि बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का आलेख चित्र में है। ठीक है, और नाभिलंब यहां x का मान कितना है, a, x बराबर a रेखा है, x बराबर a रेखा है। तब जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तब अभीष्ट क्षेत्रफल कितना होगा, अभीष्ट क्षेत्रफल ओ सी ए बी ओ का क्षेत्रफल क्या लिख दिया जाने मैंने,
OCABO ये घिरा हुआ तो है। अच्छा एक बात बताओ, OCABO का जो क्षेत्रफल है ये इस क्षेत्रफल का दुगना ही तो है। ये ज्ञात कर दो, इसका दुगना हो जाएगा। तो ये आया, या यूं कह सकते हैं 2 इंटू OABO का क्षेत्रफल। हमें ज्ञात तो पूरा ही करना है, पर पूरा क्षेत्रफल 2 गुणा OABO का क्षेत्रफल हो गया। अब OABO का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? देखो ये आयत है और कहां से स्टार्ट हुए हैं? यहां से, और कहां तक बनते गए हैं? यहां तक। यहां x कितना है? 0। यहां x कितना है? a। इस जगह पे वो जो a से b था ना, वो इस चित्र में 0 से a है। हम इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, ऊपर वाले का, देखो इसका, और गुणा 2 करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने में ये जो आयत बने कहां से स्टार्ट हुए हैं? यहां से, और कहां तक? यहां तक। यहां से स्टार्ट हुए और यहां तक, ठीक है। तो यहां x का मान 0 और यहां x का मान a। तो जो क्षेत्रफल है ना, 2 गुणा आयतों के क्षेत्रफल का योग कहां से स्टार्ट करना है? 0 से, और कहां तक? a तक। ये लिमिट कैसे लगानी है? जिस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो ना, उस क्षेत्र की शुरुआत देखा करो, यहां x कितना है, मूल बिंदु 0 होगा, और अंतिम देखा करो वहां x कितना है, a लिखा हुआ तो है। तो लिमिट कैसे लगानी है? जिस क्षेत्रफल को ज्ञात कर रहे हो ना, उसके शुरुआती जगह पे x कितना है और अंतिम जगह पे x कितना है, वो लिमिट रहती है। तो शुरुआती जगह पे x कितना है? 0। अंतिम जगह पे x कितना है? a। तो लिमिट कहां से कहां हो गई? 0 से a हो गई। अच्छा, मतलब यहां से यहां तक योग करना है किसका? आयतों के क्षेत्रफल का। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई मतलब ये, और चौड़ाई मतलब dx। लंबाई तो बाई परवलय, जो परवलय का बाई है ना, इसके जो बाई हैं वो लंबाई को तो व्यक्त करेंगे, और गुणा चौड़ाई कितनी? dx। सभी आयतों की चौड़ाई निश्चित है, कितनी? dx। लंबाई हर जगह परवलय का बाई आता जाएगा और लंबाई आती जाएगी। तो परवलय का बाई ये लिखा हुआ तो लंबाई को व्यक्त कर रहा है, dx चौड़ाई को। तो लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल का योग, समाकलन का चिन्ह क्या कह रहा है? योग। कहां से कहां तक? 0 से a तक। तो देखो 2 लिमिट 0 से a बाई परवलय। तो परवलय का जो बाई है यहां से ले लिया करना, √4ax इंटू dx। तो ये आया 2 √4a तो कांस्टेंट है। आप तो √x के समाकलन पर विचार करो। √x का मतलब है x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, और लिमिट कहां से कहां? 0 से a। अच्छा, अब आपको क्या करना है? पहले तो a रखना है और फिर क्या रखना है? 0। ऐसे ही तो करते हैं, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। जगह कम है इधर, मैं यहां लिख देता हूं। देखो √4 है ना, तो √4 तो 2 हो गया, और 2 × 2 4 √a, ठीक है। अच्छा, अब ये x की पावर 3/2 है
और अपोन में भी 3/2 है, 3/2 पलट के 2/3 बन जाएगा, 2/3। और x की पावर 3/2, लिमिट वही चल रही है, 0 से a चल रही है, ठीक है। अब देखो ये 4 2 8 √a/3 और a रख देते हैं a की पावर 3/2 माइनस 0। आप समझते हैं क्या पावर 3/2 को? 1 + 1/2 है, तो ये तो a की पावर 1 है और a की पावर 1/2 है, मतलब a√a। a की पावर 1/2 का मतलब है √a। तो देखो 8/3 √a, ये नहीं है कितना, a√a बन रहा है, तो √a × √a, a आ गया, तो 8a² 3, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक सवाल तो मैंने उपयोग करके बताया है। ये ग्राफ मैंने फटाक से खींच दिया था ना, तो इन ग्राफ की कैसे मालूम पड़ेगी? तो एक टूल समझो, जो इसमें काम आने वाले जो ग्राफ है ना, पहले मैं उन ग्राफ्स को करा रहा हूँ, ग्राफ के बाद फिर एक आध सवाल और करा देंगे। यदि आज ग्राफ पूरे नहीं होते हैं तो आपको क्वेश्चन छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, मत करना। यदि आज ग्राफ पूरे नहीं होते हैं तो आप क्वेश्चन छेड़ने का प्रयास मत करना, क्वेश्चन मत करना, फिर कल करने हैं आपको क्वेश्चन। पहले आप ग्राफ की प्रैक्टिस कर लेना। तो मैं पहले इस चैप्टर में आने वाले जितने भी ग्राफ हैं उनको आपको करा देता हूँ, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ आएंगे, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट किधर से करें? साइन कोस से ही करते हैं। हालांकि आपको रटे पड़े हैं, ज्ञानी हो आप, फिर भी मैं करा रहा हूँ यूं ही। y बराबर साइन x का ग्राफ, ठीक। तो y बराबर साइन x का जो ग्राफ है कैसा होता है? यहां तो मान लो x बराबर 0 है, यहां मान लेते हैं π/2 है, पाई बराबर का गैप करते हुए लिख रहा हूं मैं, 3π/2 2π, यूं। यहां मैंने 1 मान लिया और -1। आगे लिखने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि साइन x का मान कभी 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। ध्यान हो तो x 0 रखते हैं तो देखना जरा, साइन 0 0, y का मान भी कितना आ रहा है 0, x 0 तो y 0, ये रहा बिंदु। x अगर π/2 रखते हैं ये वाला, तो साइन π/2 कितना 1, तो y का मान कितना आ रहा है 1। ये x π/2 पे y का मान 1, x अगर पाई रखा तो साइन पाई 0 रहा करता है 0, y की वैल्यू 0, x तो पाई है पर y 0 है, इसलिए ऊपर नीचे नहीं जाना, यहीं रह जाना है। x का मान 3π/2 रखें तो साइन 3π/2 -1, -1 मतलब नीचे, यहां 2π पे 0, तो ग्राफ ऐसे रहा करता है। ध्यान रखना 0 है, π/2 जहां है, देखो ये तो x का मान π/2 है और इसके सामने y का मान यहां है, तो x और y के मिलाप बिंदु से ही तो गुजरेगा, यूं गुजरेगा, यूं। ये y बराबर साइन x का ग्राफ, हालांकि आपने पढ़ा हुआ है। दूसरा y बराबर tan x, ठीक है, सॉरी 10 क्यों, उससे पहले तो cos ही पड़ जाएगा ना, तो y बराबर cos x, cos x का ग्राफ 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π, यहां पे
1 और -1। अब x अगर 0 रखते हो तो cos 0 कितना 1, तो y बराबर 1, x 0 तो y बराबर 1। अगर x π/2 रखते हो तो cos π/2 कितना 0, x π/2 तो cos π/2 0। अगर x पाई रखते हैं तो cos पाई -1 नीचे यहां। अगर x 3π/2 रखते हैं तो cos 3π/2 0 और 2 पाई पे 1। ऐसे मानो तुम तो 5π/2 पे वापस से 0। तो देखो यहां से स्टार्ट हुआ करेगा, ध्यान रखना सिर्फ cos x की बात चल रही है। π/2 पे इस जगह से गुजरेगा 0, यहां पाई है उस जगह -1 पर रहेगा ग्राफ। तो ये तो sin x का रहा, ये cos x का रहा। मैं आपको ये जो चैप्टर में काम आएंगे उन सभी ग्राफ्स को बता रहा हूं, आप ये नोट करते चलना, ठीक है। यदि ग्राफ नहीं आए तो आपसे एक भी सवाल नहीं होगा। हर सवाल में ग्राफ का महत्व है। टेन एक्स का तीसरा ग्राफ, y बराबर 10x का ग्राफ। यदि y बराबर 10x है तो देखो क्या ग्राफ रहा करता है। यहां π/2, यहां पाई, यहां -π/2। तो x बराबर 0 पे tan 0 0 रहता है, ये बिंदु रहा। x बराबर π/4 पे tan π/4 1, वैसे अंदाजे से ले लिया। अगर x π/2 रखूं तो tan π/2 तो अनंत बन गया ना, तो अनंत की तरफ चला गया ग्राफ। ऐसे ही -π/4 पे तो -1 यहां मान लेता हूं, -π/2 पे अनंत, माइनस अनंत, मतलब इस तरह का ग्राफ होता है 10x का। देखो यहां से यहां तक कितना है पाई, तो 3π/2 तक एक चक्कर वापस से और आ जाएगा, ऐसा ही यूं और यूं। ये ग्राफ नहीं है, मैंने सीट मिलाने के लिए डैश बनाए ये ये आपका y बराबर 10x का ग्राफ है, काम पड़ सकता है। अब e की पावर x का, y बराबर e की पावर x का ग्राफ चौथे नंबर पे। अच्छा, e का मतलब लगभग 2.7 के आसपास वैल्यू है। अब मैं इसका ग्राफ खींच रहा हूं, देखना। x बराबर 0 पे e की पावर 0 1, x बराबर 0 पे 1 अंदाजे से, x बराबर 1 जैसे यहां 1 2 3 अंदाजे से बना लूं। इनको मत लिखा करना, भले केवल चित्र से मतलब होता है वहां। तो x बराबर 1, y बराबर e मतलब 2.7 और ऊंचा हो। x बराबर 2 तो 2.7 की पावर 2, 2.7 नाम से 9 होते हैं तो करीब 7 मानो 2.7 की पावर 2 को, और ऊंचा यूं रहता है ग्राफ, ऐसे घटता हुआ। ये y बराबर e की पावर x का ग्राफ है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब पांचवा, y बराबर a की पावर x का, इसमें भी दो भाग हैं।
यदि a लेस देन 1 हो और यदि a ग्रेटर देन 1 हो। यदि a ग्रेटर देन 1 है तो e का मान ग्रेटर देन 1 ही तो है, तो ऐसा ही ग्राफ आएगा। लो बना दिया यूं। घूमता हुआ है ना। और यदि a लेस देन 1 है, यदि a लेस देन 1 है तो लेस देन 1 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? देखो उल्टा आएगा, कुल मिला के याद ही कर लेना। आप बता भी सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। y बराबर 1/2 की पावर x, ठीक है। यूं ग्राफ आएगा। कारण इसलिए आएगा, x का मान जैसे जैसे बढ़ाओगे नीचे 2 की पावर x बढ़ता जाएगा, नीचे बढ़ता जाएगा, मतलब y का मान घटता ही तो जाएगा। y का मान घटने का मतलब है ऊंचाई घटना। अरे y ऊंचाई को ही तो व्यक्त करता है। तो 1/2 की पावर x है जैसे। अब x जैसे जैसे बढ़ाओगे नीचे 2 की पावर x बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा तो टोटल मान तो घटेगा। टोटल मान मतलब y का मान घटेगा, y मतलब ऊंचाई घटेगी। ये आ गया। और देखो ग्राफ आपको आने चाहिए, बिना ग्राफ के सवाल नहीं होंगे। छठवां सातवां हो गया। y बराबर log e x, y बराबर log e x। log x का ग्राफ देखो, x बराबर 1 रखें तो log 1 तो 0 होता है। x 1 यहां ले लिया मैंने अंदाजे से, y का मान 0 ही है। फिर भाई log 1 की वैल्यू 0 होती है। x बराबर 2, यहां log 2.30 थोड़ा सा ही उठेगा, 3 पे और थोड़ा सा, 4 पे और, कुल मिला के यूं आता है, यूं ऐसे। ये y बराबर log x का ग्राफ हुआ निर्धारण, ठीक है। और चलो इनका काम पड़ेगा, काम इसलिए करा रहा हूं मैं। अब आप आ जाओ y बराबर mx पे। जैसे एग्जाम्पल y बराबर √3x, y बराबर -x, ऐसे कुछ करके। y बराबर mx प्रारूप ही तो है। तो इसमें भी दो बातें हैं ग्राफ में कि m धनात्मक है कि m ऋणात्मक है। अब हम खींच रहे हैं y बराबर mx का ग्राफ, और y बराबर mx का ग्राफ निर्भर करेगा m पे। m धनात्मक है कि ऋणात्मक है। जैसे ये वाला ले लेते हैं, तो धनात्मक वाला ग्राफ खींच के देखें, देखो ना जरा, यहां x 0 है तो y कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। ये बिंदु रहा। x बराबर 1 तो y बराबर √3, x बराबर 1 y बराबर √3, x बराबर 2 y बराबर 2√3, x बराबर 3 y बराबर 3√3। ये लो, रेखा तो सीधी आनी है। y बराबर mx मूल बिंदु से जाने वाली रेखा रही, ये रही, और m धनात्मक है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगी, यूं फर्स्ट और थर्ड से। मूल बिंदु से तो जाएगी जाएगी, क्यों? x बराबर 0 रखना, y बराबर 0 ही तो आ रहा है। और अगर m ऋणात्मक है तो देखो
x 0 पे y 0, चलो 0 0 से तो जाना तय हुआ, पर जैसे ही x बराबर 1 रखा y बराबर -1 है, x बराबर 1 y बराबर -1, नीचे जाओ नीचे, x बराबर 2 तो y बराबर -2, x बराबर 2 y बराबर -2, यूं ये हुआ। x बराबर 2 रखा तो y बराबर -2, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से जाएगी, मतलब y बराबर mx के दो ग्राफ हैं ये, m धनात्मक है जब तो ये, और अगर m ऋणात्मक है तो ये वाला। ठीक है, आपको ये ग्राफ याद होने चाहिए, ठीक है कि नहीं है। अगले स्टेप पे आओ, यदि रेखा ऐसे दी हुई हो, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जैसे में एग्जाम्पल 2x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, ऐसे भी लिखी मिल सकती है सवाल में, 2x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, और ऐसे भी लिखी मिल सकती है y बराबर -7x प्लस 9। अब इसमें 7x और 9 को इधर ले आऊं मैं, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 प्रारूप हो जाएगा। तो यदि रेखा ax प्लस by प्लस c प्रारूप में हो तो क्या करना है, पहले दो बिंदु ज्ञात करने हैं, पहले आपको दो बिंदु ज्ञात करने हैं। कैसे, x बराबर 0 रखकर और y प्राप्त करना है। तो x का मान 0 रख देना, तो y बराबर देखना by प्लस c बराबर 0, y बराबर -c/b, तो बिंदु रहा 0, -c/b, और एक बार y बराबर 0 रखकर उसमें और x प्राप्त करना, तो y का मान 0 रख दिया तो x का मान आ रहा है -c/a, तो बिंदु कितना रहा, पहले x का मान लिखा जाता है, ध्यान रखना, जो कि यहां ये रहा -c/a, 0। तो यदि रेखा इस प्रारूप में हो ना, तो पहले आपको दो बिंदु ज्ञात करने, उदाहरण ये रहा, ऐसे सवाल में हो सकती है ऐसी रेखा, फिर x बराबर 0 रखकर y प्राप्त करना, एक बिंदु आ जाएगा, y बराबर 0 रखकर x प्राप्त करना, दूसरा बिंदु आ जाएगा, फिर तब बिंदुओं कौन कौन से, 0, -c/b तथा -c/a, 0 को ग्राफ में अंकित कर रेखा खींचनी है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये तो तरीका लिख दिया। मान लो यदि रेखा वो रही 2x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0 हो और इसके ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी, यदि इसके ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है तो क्या करना है, लिख रही है ना, पहले दो बिंदु ज्ञात करने हैं। कैसे,
x बराबर 0 रखकर y प्राप्त करो। x बराबर 0 पर y, देखना जरा, x 0 रख दूं तो y बराबर -7/5। तो बिंदु रहा 0, -7/5। और अगर y बराबर 0 रख दूं, इधर रख दो पहले भले ही, y बराबर 0 पर x, देखना y 0 रख दिया, x बैठ रहा -7/2। तो x का मान -7/2 और y का मान 0। ठीक है, x 0 तो y का मान -7/5 और x -7/2 तो y का मान 0। ये दो आगे भाई। फिर क्या लिख रहा है, तब बिंदुओं तथा इतने इतने को ग्राफ में अंकित करो। x 0 और y को मान -7/5। x 0, y माइनस को नीचे देखो, और x माइनस का 7/2, y 0। x माइनस का इधर रहेगा कहीं और y 0, -7/2 है ना। और इन दोनों को आप मिला दो, ये खींच दे। इसका ग्राफ, ये वाली रेखा फाइनल रही। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इनके ग्राफ खींचना आना चाहिए। ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जिसमें ग्राफ की आवश्यकता ना पड़े। 9वां 10वां जो भी है, ये y बराबर मोड x का ग्राफ, बड़ा ही सरल है। y बराबर मोड x का ग्राफ देखो, x 0 तो y 0, 0 0 आया। x 1 तो y 1, x 2 तो y 2, x 3 तो y 3, x -1 तो y 1, x -1 तो y 1, x -2 तो y 2, ऐसे। ठीक है, ये भी लंबाई होगा, इस लिखे वजह से नहीं खींचा मैंने। y बराबर मोड x का ग्राफ। ऐसे यदि y बराबर मोड में x प्लस a होता है, y बराबर मोड में x प्लस a होता है, तो मोड वालों का ग्राफ तो यूं ही आएगा सदैव। देखो y बराबर मोड मतलब धनात्मक, y सदैव धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक ही नहीं होना। अब यूं मोड़ूं कि यूं मोड़ूं कि यूं मोड़ूं, इसे बराबर 0 करो, -a जहां कहीं भी है, मान लो यहां है, यहां से मुड़ेगा। ठीक है, इसे बराबर 0 करो, जो क्रांतिक बिंदु मतलब मुड़ाव बिंदु, -a है ये, -a तुम ढंग से लिख लेना भले ही। ठीक है, -a, 0 से मुड़ेगा। y बराबर मोड में x प्लस a अगर हो तो इसका ग्राफ है ये। अगले पाओ, दस 11 12वां शायद। कई बार रेखा ऐसे लिखी दिख जाएगी आपको, x/a प्लस y/b बराबर 1, x/a
प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। अगर ऐसे दिखती है तो सुनो क्या करना है आपको। फिक्स फटाक से बता दूं, कुल मिला के x 0 रखना, y बराबर b, और y बराबर 0 रखो, इसमें x बराबर a। तो बिंदु तो ये रहे, तरीका वही है जो पहले किया थोड़ी देर पहले, 0, b और a, 0। अगर a धनात्मक होता बाई चांस तो यहाँ होता a, 0 और 0, b। अगर a और b धनात्मक होते तो थोड़ा काम पड़ेगा इसका, ये खुद आएगा डिटो, यही क्वेश्चन में आएगी, इसलिए मैंने ले दिए पहले ही। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 का ग्राफ ये रहा। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ग्राफ हैं करीब 20 एक होंगे। तेरहवां, अब मैं बताना चाह रहा हूं परवलय है। तो हमने 11वीं में 4 परवलय पढ़े थे। एक तो पढ़ा था y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दूसरा पढ़ा था y स्क्वायर इक्वल टू -4x, तीसरा पढ़ा था x स्क्वायर इक्वल टू 4y, चौथा पढ़ा था x स्क्वायर इक्वल टू -4y। पहला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दूसरा y स्क्वायर इक्वल टू -4x, तीसरा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, चौथा x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये परवलय, 4 परवलय, इन सबके ग्राफ बता रहा हूं। सबसे पहला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका ग्राफ था ये यों। इसको तो अपन शीर्ष पढ़ते थे, शीर्ष, और इसके निर्देशांक हैं 0, 0। यहां रहती थी नाभि, जिसके निर्देशांक हैं a, 0, और यहां से यह खींचा जाता है जिसको बोलते हैं नाभिलंब, जो थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में आपने देखा भी था। नाभि से जाने वाली लंबवत रेखा नाभिलंब, इनका ही काम पड़ेगा आपका। दूसरा y स्क्वायर इक्वल टू -4ay, यही -x की -4x, यही -x की तरफ चला जाता है, यही -x की तरफ। तो x 0 तो y 0, x अगर उस हिसाब से आता माइनस का आता चला जाएगा, और कुल मिला के इसकी जो नाभि रहती है वो -a, 0, और नाभिलंब बिल्कुल यहीं से जाएगा, नाभिलंब आ गया। ठीक है, नाभिलंब लिखा हुआ है -a, 0। अभी 2 परवलय और बच गए हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तीसरा x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इसका जो ग्राफ है ऊपर, सॉरी प्लस का लेते हैं पहले, ऊपर की तरफ आएगा, +y है तो +y की तरफ,
यूं। इसकी नाभि रहती है 0, भाई बाई अक्ष पे, इसलिए एक्स का मान तो 0 रहेगा, 0, ठीक है। और यूं नाभि लंब रहता है, ये नाभि लंब। और चौथा परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है भाई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है भाई, नीचे की साइड में एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है भाई। ये तो 0 0 है ही है, शीर्ष पढ़ते हैं इसको, शीर्ष, ठीक है। और इसकी नाभि यहां 0, और ये नाभि लंब। देखो इसका नाभि लंब तो है y बराबर a, और इसका है y बराबर -a। तो ये 4 परवलय हो गए आपके, ठीक है कि नहीं है। तो आज में तो ग्राफ नहीं होने, अभी दीर्घवृत्त का, वृत्त का, और उसमें भी स्थितियां, इसमें भी स्थितियां हैं, अभी कल ही हो पाएंगे आधी सी क्लास में जाके, अंधेरा भी हो गया थोड़ा। तो इन ग्राफ्स को जो मैंने आज कराए हैं ना, इनको आप कर लेना और दिमाग में बैठ जाने चाहिए फटाक से, क्योंकि क्वेश्चन ग्राफ का नहीं है। किताब वाला समझ रहा है कि ग्राफ तो आपको आता है, आप तो ग्राफ को डायरेक्ट क्वेश्चन में काम लेके क्वेश्चन समाकलन से सॉल्व होगा। ग्राफ आने के बाद का हल है इसमें, ग्राफ आपको आता होगा ऐसा सोचना है किताब वाले का, ठीक है। तो कल हम इनके ग्राफ खींच के 11.1 में प्रवेश कर जाएंगे। छोटा चैप्टर है, 6 नंबर का रहा करता है, सरल है, ठीक है। तो ढंग से तैयारी कीजिएगा आप, ठीक है।